देखिए, बिना दूरी तय किए आप कहीं दूर नहीं पहुंच सकते हैं। कहने का तात्पर्य है, अगर आपको अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आपको हर उस कठिन दौर से गुजरना पड़ेगा जो आपके रास्ते में आएगी, ठीक है। तो आपको जो अगर अपना टारगेट अचीव करना है तो मेहनत करते रहिए। देखिए, आज है 3 जनवरी का दिन और आज के वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसे बता दूं, देखिए, जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, वार्षिकांक के बारे में बता दूं। देखिए, वार्षिकांक के टोटल 3500 प्रश्नों वाला जो वीडियो था इसको मैंने अपलोड कर दिया है। और देखिए, जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा वो देख लेंगे। और साथ में देखिए, हमारा जो फुल डिटेल वाला पीडीएफ है उसको भी मैंने अपलोड कर दिया है। हमारी ये मैगजीन हर साल पब्लिश होती है साल के आखिरी में, तो इसलिए जो है इसको भी मैंने जो है पब्लिश कर दिया 31 दिसंबर को। इसमें आपको 1 जनवरी से लगाए 31 दिसंबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर मिलेंगे, ठीक है। आप उसको पढ़ के रिवाइज करते रहिएगा। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति कौन बने। तो देखिए, जो आपके लूला डार सिल्वा हैं ये ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति बन गए हैं। और देखिए, अभी हाल ही में जो आपके लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा हैं इन्होंने ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। देखिए, ब्राजील में जो पिछले साल अक्टूबर 2022 में चुनाव संपन्न हुआ था उसमें जो है जो आपके लूला डा सिल्वा हैं जिनका पूरा नाम है लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा, तो इन्होंने उस इलेक्शन में 60.3 मिलियन वोट यानी कि 50.9% वोट हासिल किए थे। जबकि जो तत्कालीन राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो हैं इन्होंने जो है 58.2 मिलियन वोट हासिल किए थे। और आपको बता दूं कि आपके जो लूला डा सिल्वा हैं, ठीक है, ये वर्कर्स पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। और ये 1 जनवरी 2003 से 31 दिसंबर 2010 के बीच में 2 बार ब्राज़ील के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और अभी इन्होंने 1 जनवरी 2023 से तीसरी बार ब्राज़ील के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो याद रखिएगा कि जो आपके लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा हैं ये ब्राज़ील के क्रम से 39वें राष्ट्रपति बन गए हैं। और अगला है कि हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने। देखिए, आज के प्रश्न बहुत ही धमाकेदार हैं और एग्जाम ये धमाका करेंगे, ठीक है। तो देखिए, भारत के जो 78वें ग्रैंड मास्टर हैं ये कौस्तव चटर्जी बन गए हैं। देखिए, जो कौस्तव चटर्जी हैं ये नई दिल्ली में MPL 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और देखिए, जो 19 वर्षीय भारत के कौस्तव चटर्जी हैं इन्होंने ग्रैंड मास्टर मित्रभा गुहा के खिलाफ अपना खेल ड्रा किया था। और देखिए, इससे पहले मैंने बताया था आपको कि जो भारत के 16 वर्षीय आदित्य मित्तल हैं ये भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बने थे। तो 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? आदित्य मित्तल। और 78वें कौन बने हैं? कौस्तव चटर्जी। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। देखिए, कोलकाता के रहने वाले जो आपके कौस्तव चटर्जी हैं ये पश्चिम बंगाल के 10वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। यानी कि भारत के क्रम से 78वें और पश्चिम बंगाल राज्य की बात करें तो वहाँ से ये 10वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। और जो कौस्तव चटर्जी हैं इन्होंने अक्टूबर 2021 में बांग्लादेश में शेख रसेल ग्रैंड मास्टर 2021 में अपना पहला GM नॉर्म हासिल किया था। और देखिए, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार ग्रहण किया है। तो देखिए, इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न एयर कमांड का जो कार्यभार है ये एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा को दिया गया है। देखिए, जो इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार है ये किसको मिला है? पंकज मोहन सिन्हा को 1 जनवरी 2023 को, ठीक है, इन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? S प्रभाकरन का। तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि 1 जनवरी 2023 को इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न एयर कमांड के कमांड का जो कार्यभार है ये किसको मिला है? पंकज मोहन सिन्हा को। और इन्होंने S प्रभाकरन का स्थान लिया है इस वक्त पे। और देखिए, चौथा प्रश्न हमारा कि राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो देखिए, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के इंक्यूबेशन सेंटर का जो उद्घाटन है ये नई दिल्ली में किया गया है। और देखिए, हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम में इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया था। और देखिए, डॉक्टर सिंह ने कहा था कि जो आपके प्रधानमंत्री मोदी हैं इनकी स्टार्टअप इंडिया की घोषणा के बाद राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने खुद को राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र PSU बनने के लिए तैयार कर दिया है। और ये राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम जो आपका इसकी स्थापना 1953 में हुई थी भारत सरकार के द्वारा, इसको याद रखेगा। और पांचवा प्रश्न की हाल ही में पशुओं के लिए भारत के पहले इन्वेट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई।
तो देखिए भारत में जो है पशुओं के लिए भारत के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत की गई है गुजरात में। और देखिए पशुओं के लिए देश के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की जो शुरुआत है ये गुजरात के अमरेली में की गई है। और सबसे खास बात, जो भारत के केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला हैं, इन्होंने भी हाल ही में इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया था। और देखिए खास बात और है, इन्होंने कहा था कि IVF मोबाइल वैन को भारत सरकार और अमर डेयरी, यार रखिएगा, भारत सरकार और अमर डेयरी के संयुक्त उद्यम के रूप में शुरू किया गया है। और देखिए इस यूनिट की मदद से अमरेली के पशुपालकों को IVF तकनीकी उपलब्ध कराने का काम शुरू हो गया है। और छठवां कि पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये किस नए फुटबॉल क्लब से जुड़ गए हैं। तो देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये अल नासर नाम का जो है फुटबॉल क्लब है, इससे जुड़ गए हैं। यानी कि अपने ये पुराने फुटबॉल क्लब में अब नहीं रहे हैं, ठीक है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये अल नासर नाम का एक फुटबॉल क्लब है, इससे जुड़ गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि अल नासर किस देश का फुटबॉल क्लब है, तो आइए इस चीज़ को जान लेते हैं। देखिए पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब जिसका नाम अल नासर है, तो इसमें जो है अब खेलने के लिए एक अनुबंध पर साइन किया है। देखिए हाल ही में क्लब अल नासर ने फ्री ट्रांसफर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हस्ताक्षर की घोषणा की है। और देखिए जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 है, इससे ठीक पहले फेमस फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के से जो है इनका कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है, ठीक है। और इन्होंने अल नासर के साथ लगभग 2.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। जून 2025 तक जो है ये अल नासर के साथ खेलेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये अल नासर में शामिल होने से पहले किस फुटबॉल क्लब में खेलते थे। तो ये जो है जो आपका क्लब मैनचेस्टर था, तो क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के ये जो है प्लेयर थे, लेकिन अब यहाँ से इनका जो ठेका था, अनुबंध था, एक तरीके से कहा जाए कॉन्ट्रैक्ट था, ये जो है अब टूट गया है। और अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब जिसका नाम है क्लब अल नासर, इससे जो है ये जुड़ गए हैं। और देखिए 7वां प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है। तो देखिए यूरो जो है ये अब क्रोएशिया की भी करेंसी बन गई है और क्रोएशिया में यूरो चलेगा, ठीक है। देखिए 1 जनवरी 2023 की आधी रात से क्रोएशिया ने अपनी मुद्रा जिसका नाम था कूना मुद्रा, ठीक है, कूना मुद्रा को अलविदा कर दिया है। अब कूना मुद्रा की जगह जो क्रोएशिया देश है इसकी करेंसी क्या होगी, यूरो होगी। और देखिए साथ ही क्रोएशिया ने जो है शेंगेन जोन में भी जो है शामिल यानी कि एंट्री कर लिया है, शामिल हो गया है। और देखिए इसके साथ ही क्रोएशिया 20वां यूरोपियन यूनियन स्टेट बन गया जिसने यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में स्वीकार किया है। यानी कि यूरो जो है अब तक 19 देशों की ऑफिशियल करेंसी थी, लेकिन अब यूरो जो है क्रोएशिया की करेंसी बनने के बाद ये 20वां ऐसा देश बन गया है जिसकी ऑफिशियल करेंसी यूरो हो गई है। और देखिए क्रोएशिया यूरोपियन यूनियन का सदस्य देश 1 जुलाई 2023 को बना था। यानी कि यूरोपियन यूनियन से जो है क्रोएशिया कब जुड़ा था, 1 जुलाई 2013 को, ठीक है। और 8वां प्रश्न है कि $200 बिलियन की नेटवर्थ गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं दुनिया के। तो देखिए $200 बिलियन की नेटवर्थ गंवाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति एलन मस्क बन गए हैं। देखिए ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक एलन मस्क की संपत्ति गिरकर $137 अरब पर आ गई है, जो कि 4 नवंबर 2021 को अपने सबसे उच्चतम स्तर $340 अरब पर थी। तब से एलन मस्क $200 अरब खो चुके हैं। और देखिए दिसंबर में मस्क को पछाड़कर लग्जरी गुड्स बनाने वाली जो कंपनी है LMVH, इसके मालिक बर्नार्ड अर्नल्ड जो है ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। तो अब जो है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची से एलन मस्क बाहर हो गए हैं, दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, ठीक है। और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं, बर्नार्ड अर्नल्ड। और 9वां प्रश्न है कि ढाका साहित्य महोत्सव का 10वां संस्करण किस तिथि को आयोजित हुआ। तो देखिए 5 से 8 जनवरी के बीच में ढाका साहित्य महोत्सव का 10वां संस्करण आयोजित हुआ है। और यह आयोजन ढाका में बांग्ला अकादमी के ऐतिहासिक मैदान में होगा और 4 दिनों तक ये कार्यक्रम जो चलेगा। इस कार्यक्रम में अमिताभ घोष, हनीफ कुरैशी, अलेक्जेंड्रा प्रिंगल, गीतांजलि श्री, डेजी रॉकवेल, एस्थर फ्रायड, जॉय गोस्वामी और कैसर हक सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित लेखक जो इसमें शामिल होंगे। तो ढाका साहित्य महोत्सव का 10वां संस्करण इस साल यानी कि 2023 में कहाँ पे आयोजित होगा, ये आपका 5 से 8 जनवरी के बीच में जो आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, ठीक है, तो ढाका में होगा।
और देखिए 10वां प्रश्न है कि अभी हाल ही में अमित शाह ने किस राज्य के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया। तो देखिए मांड्या प्लेस आपका है कर्नाटका में, और कर्नाटका में याद रखिएगा अमित शाह ने एक मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है। और आपको बता दूं जो मांड्या मिल्क यूनियन मनमूल डेयरी है, इसकी क्षमता 14 लाख लीटर दूध प्रसंस्कृत करने की है। और देखिए इस डेयरी में 30 टन दूध पाउडर उत्पादन करने की संयंत्र भी स्थापित किया गया है। और देखिए इस डेयरी की पैकिंग यूनिट 6 लाख लीटर दूध प्रतिदिन पैक कर सकती है, और ये कर्नाटक की दूसरी सबसे बड़ी दूध प्रसंस्करण इकाई बन गई है। तो ये थे आपके आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट में। तो पहला प्रश्न आपके लिए है कि अभी हाल ही में अदानी ग्रुप ने राय दंपति से एनडीटीवी में कितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है, बताइए। और अगला प्रश्न आपके लिए कि ऑनलाइन भुगतान प्रणाली भीम यानी कि भारत इंटरफेस फॉर मनी की 6वीं वर्षगांठ किस साल मनाएगी, बताइए। और तीसरा है कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किसके लिए प्रहरी एप्लीकेशन लॉन्च किया है, बताइए। और चौथा है कि यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बन गई, बताइए। और पांचवा की हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शामिल किया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए कल का पहला प्रश्न था कि किस राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए ये राज्य है पश्चिम बंगाल। और दूसरा था कि भारत के चुनाव आयोग ने किस श्रेणी के लोगों के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप विकसित किया है। तो देखिए घरेलू प्रवासी श्रमिकों के लिए इस रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि आरवीएम का प्रोटोटाइप विकसित किया गया है। और तीसरा था किस राज्य ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की है। तो देखिए राज्य है तमिलनाडु। और चौथा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दी। तो देखिए ये है दिल्ली सरकार, जिसने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दी है। और ये पांचवा था कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 को लॉन्च किया है। तो देखिए केंद्रीय मंत्रालय है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।